नमस्कार, स्वागत है आप सबका जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। इस वक्त जनता टीवी पर सबसे खास पेशकश हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कोरोना का एक ऐसा रूप भी है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। यानी कि कोरोना का एक ऐसा रूप जो सिर्फ और सिर्फ पैसे खा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आप जानते हैं कि कोरोना ने अरबों रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है अभी तक, यानी अप्रैल के महीने तक। मई का महीना अभी चल रहा है, नुकसान का आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल आंकड़ा क्या कहता है इससे रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। अपने सबसे पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को कोरोना की वजह से। राज्य दर राज्य आपको समझना होगा कि किस राज्य को आखिर कितना नुकसान, क्योंकि लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट किया गया और इस लॉकडाउन की वजह से सारा व्यापार, सारा उद्योग पूरी तरीके से चौपट हो गया। हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी, अलग दास्तान है। आइए आपको बताते हैं कहां और किस प्रदेश में किस हद तक नुकसान इस कोरोना ने पहुंचाया है। कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लागू हुए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्रेडिट एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के ताजा अनुमानों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते अप्रैल में भारत के 21 प्रमुख राज्यों को 971 बिलियन यानी कि 971 अरब रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। जी हां, 971 अरब, जिसमें लगी जीरो को लोग शायद गिन भी न पाएं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री और निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नकदी प्रवाह में कमी के संकट से जूझ रही हैं, लेकिन राज्यों की समस्या ज्यादा अनिश्चित है, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ वास्तविक लड़ाई राज्य लड़ रहे हैं और उससे संबंधित खर्च भी वो खुद ही कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित राज्यों की फहरिस्त बेहद लंबी है। अगर अप्रैल तक के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र को 131.87 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश को 111.2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तमिलनाडु को 84.12 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। कर्नाटक को 71.17 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अप्रैल तक गुजरात को 67.47 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। राजस्थान को 59.2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तेलंगाना को 53.93 अरब रुपए का नुकसान अप्रैल महीने तक हो चुका है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने तक 51.43 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। आंध्र प्रदेश को 51.02 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार को 48.93 अरब रुपए का नुकसान अप्रैल महीने तक हो चुका है। केरल को 42.68 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। पश्चिम बंगाल को 41.79 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हरियाणा को अप्रैल महीने तक 38.1 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ओडिशा को 31.42 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अप्रैल महीने तक पंजाब को 27.69 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ को अप्रैल महीने तक 22.82 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। झारखंड को 20.41 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। असम को 19.48 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड को 11.69 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल को 6.5 अरब रुपए का नुकसान अप्रैल महीने तक हो चुका है, जबकि गोवा को सबसे कम 4.4 अरब रुपए का नुकसान अप्रैल महीने तक हो चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलने वाली प्राप्तियों की मात्रा और समय के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इसके अलावा राज्यों में राजस्व के अपने खुद के स्रोत अचानक निचले स्तर तक गिर गए हैं, जिसके चलते राज्य सरकारों को कम खर्चीले उपाय अपनाने पड़ रहे हैं और राजस्व उत्पन्न करने के नए तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है और सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत हो रही है। अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन सभी राज्यों के राजस्व प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, विशेषकर उन राज्यों पर जिनके राजस्व का बड़ा हिस्सा वो खुद उत्पन्न करते हैं।
कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे वैट कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी की है और बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के साथ शराब की बिक्री की अनुमति भी दी है। गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य अपने राजस्व का 65 से 76% अपने खुद के स्रोतों से हासिल करते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि कुल राजस्व में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है। अप्रैल तक के आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं। गुजरात में 76%, तेलंगाना में 75.4%, हरियाणा में 74.7%, कर्नाटक में 71.4%, तमिलनाडु में 70.4%, केरल में 69.8%, महाराष्ट्र में 69.8%, गोवा में 66.9%, राजस्थान में 57.4%, पंजाब में 56.4%, उत्तराखंड में 49%, आंध्र प्रदेश में 46.3%, छत्तीसगढ़ में 45.5%, उत्तर प्रदेश में 44.4%, मध्य प्रदेश में 44.2%, झारखंड में 44%, ओडिशा में 43%, पश्चिम बंगाल में 42.8%, असम में 34.8%, हिमाचल में 32.1% और बिहार में 25.7%। यह आपने देखा कि जिस राज्य का कुल राजस्व में जितना योगदान है उसे उतना ही नुकसान हो रहा है, लेकिन राज्यों को जो नुकसान हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि राज्यों की कमाई के स्रोत आखिर होते क्या हैं। राज्यों की कमाई के 7 स्रोत। नंबर 1, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे SGST कहते हैं। राज्यों की कमाई का दूसरा स्रोत, राज्य द्वारा लगाया जाने वाला वैट। तीसरा स्रोत, स्टेट एक्साइज, जो कि मुख्य रूप से शराब पर लगाया जाता है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, वाहनों पर लगने वाले टैक्स, बिजली पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटीज। और नंबर 7वां, राज्य के नॉन टैक्स रेवेन्यू। राज्यों के बजट आंकड़ों के संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि सभी प्रमुख राज्यों को शायद ही इन स्रोतों से कोई राजस्व प्राप्त हुआ हो, क्योंकि लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया है। राज्यों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल हुआ है। SGST, वैट, बिजली कर और शुल्क जो मुख्य आय के स्रोत हैं, उनका बड़ा हिस्सा लॉकडाउन के चलते नहीं मिल पाया। इस तरह के बेहद कम कर संग्रह के चलते राज्यों को अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ है। याद रखिए, ये आंकड़े सिर्फ अप्रैल तक के हैं। मई का महीना भी आधा गुजर चुका है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आखिर की हालात राज्य सरकारों के लिए कितने खराब हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। देश में 3 लॉकडाउन हो चुके हैं और इन तीनों ही लॉकडाउन को अगर हम कंपेयर करें तो आपको यह समझना होगा कि लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 3 तक देश में किस तरीके की स्थिति रही है। आपको यह भी समझना होगा कि इन हर लॉकडाउन में डेथ का रेशियो किस तरीके से आगे बढ़ा है और जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में किस तरीके से इजाफा हुआ है। इन तीनों ही लॉकडाउन का बहुत ही दिलचस्प कैलकुलेशन लेकर के हम आए हैं आपके सामने। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के आने की पुष्टि की। हालांकि इस बार नियम अलग होंगे। कोविड-19 महामारी के खत्म होने के कोई संकेत नहीं होने की वजह से यह अपेक्षित था। भारत ने पहले 3 लॉकडाउन में कैसा किया, जवाब हमेशा की तरह इस इंडिकेटर में छुपा है, जिसे आप देखने के लिए चुनते हैं। सबसे बुनियादी संकेतक जो माना जाता है, वहां भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है। लॉकडाउन के 3 चरणों में हर दिन जुड़ने वाले केसों का औसत आंकड़ा लगातार हर चरण में बढ़ता गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण पहले चरण के मुकाबले 6 गुना अधिक केस हर दिन जोड़ रहा है। हालांकि केसों में औसत दैनिक बढ़ोतरी की रफ्तार हर लॉकडाउन अवधि के साथ धीमी हुई है। लॉकडाउन के दूसरे और तीसरे चरण में केसों की दैनिक बढ़ोतरी दर लॉकडाउन 1 के मुकाबले 3 हफ्तों की तुलना में आधी रही है। सबसे पहले बात लॉकडाउन 1 की करते हैं। लॉकडाउन 1 25 अप्रैल को लागू किया गया, जिसके दौरान 520 केस हर दिन आए। लॉकडाउन 2 14 अप्रैल को लागू किया गया, जिसमें हर दिन 1647 केस सामने आए। और लॉकडाउन 3 जो कि 3 मई से 12 मई तक लागू किया गया, जिसमें 3501 केस हर दिन आए। यही ट्रेंड मौतों के आंकड़ों को लेकर भी है, जबकि हर दिन दर्ज होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनकी बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही। हालांकि एक आंकड़ा चिंता देने वाला है।
हर लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत की केस मृत्यु दर हल्की बढ़ती गई। इसके मायने हैं कि पुष्ट केसों के मौतों में तब्दील होने की संख्या बढ़ रही है। हालांकि भारत की मृत्यु दर यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों की तुलना में कम है। एक नजर डालते हैं लॉकडाउन के दौरान हुई मृत्यु दर पर। लॉकडाउन 1 जो 25 मार्च से लागू हुआ, इसमें मृत्यु दर रही 15.47%। लॉकडाउन 2 जो 14 अप्रैल से लागू हुआ, इसमें मृत्यु दर रही 7.17% और लॉकडाउन 3 जो कि 3 मई से लागू हुआ, इसमें मृत्यु दर रही 6.33%। सभी यूरोपीय देश जिन्होंने सख्त लॉकडाउन लागू किया, उन्होंने लॉकडाउन खोलने से पहले हर दिन दर्ज होने वाले केसों की संख्या में गिरावट देखी। यूनाइटेड किंगडम का लॉकडाउन समय के हिसाब से भारतीय लॉकडाउन के सबसे करीब बैठता है। हालांकि जब यूके में लॉकडाउन लागू हुआ तो वहां 11,000 से अधिक केस रिपोर्ट हो चुके थे। वहीं भारत ने 570 केस आने पर ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। यहां तर्क दिया जा सकता है कि यूके लॉकडाउन लागू करने से पहले ही अपने शिखर के नजदीक पहुंचना शुरू हो गया था। ये कहा जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन के चरणों के सापेक्ष देखा जाए तो इस अवधि में यूके में हर दिन दर्ज किए जाने वाले केसों की संख्या में लगातार गिरावट आई, लेकिन यूके में भारत की तुलना में मौत का आंकड़ा ऊंचा रहा। हालांकि इसमें भी भारत के दूसरे और तीसरे लॉकडाउन की अवधि के दौरान गिरावट आई। भारत को एक बार यूके से कंपेयर करके समझते हैं। लॉकडाउन 1 में भारत में औसतन हर दिन 520 केस आए, जबकि यूके में 3,888। लॉकडाउन 1 में भारत में औसतन हर दिन 18 लोगों की मौत हुई, जबकि यूके में 646 लोगों की मौत हुई। लॉकडाउन 2 के दौरान भारत में औसतन हर दिन 1,647 केस आए, जबकि यूके में 2,420। लॉकडाउन 2 में औसतन भारत में हर दिन 56 लोगों की मौत हुई, जबकि यूके में 756। लॉकडाउन 3 में औसतन भारत में 3,001 केस मामले सामने आए, जबकि यूके में सिर्फ 964। जबकि औसतन लॉकडाउन 3 में भारत में हर दिन 106 लोगों की मौत हुई तो यूके में 472। अगर लॉकडाउन 4 की जरूरत है और जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्राओं और कामकाज को खोला जाएगा, तो भारत को इस असलियत को जहन में रखना चाहिए कि ये वायरस के फैलाव को रोकने की जंग में आरामदायक स्थिति में पहुंचने से पहले ही सख्त लॉकडाउन से बाहर आने जा रहा है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने जैसे ही एक विशेष पैकेज, कोरोना पैकेज का ऐलान किया, उसको समझाने के लिए वित्त मंत्री को आना पड़ा और वित्त मंत्री ने लगातार ये बताया कि किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए ये जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, ये किस हद तक मददगार है। लगातार वित्त मंत्री आ रही हैं सामने। निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान को बताया कि क्या कुछ खास है इसमें। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान पीएम मोदी ने किया और वित्त मंत्री को इस पैकेज के बारे में बताने और जनता को समझाने के लिए तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पहली बार में वित्त मंत्री ने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी, तो दूसरी बार वित्त मंत्री प्रवासी मजदूर और किसानों को लेकर आम आदमी को राशन में राहत प्रदान करती नजर आई। तो तीसरी बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनता से रूबरू हुई तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी कि इस बार किस सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में क्या कुछ कहा, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई और 4,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना बताई गई। जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए 13,343 करोड़ का प्रावधान है। मत्स्य संपदा योजना तत्काल लागू की गई। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई। बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। करीब 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को फायदा मिलेगा। कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई।
पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को मिला। छोटे और मंझले किसानों के पास 85% खेती। दरअसल तीसरी किस्त मुख्य तौर पर किसानों पर केंद्रित रही। कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए, 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, वहीं 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े थे। सरकार की तरफ से कई योजनाओं को लागू किया गया, तो कई अब लागू होने वाली हैं। कोरोना को हराने के लिए ये आर्थिक पैकेज कितना कारगर साबित होगा, इसका इंतजार हमें भी है और आप भी कीजिए। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। राहत पैकेज को अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से बांटा गया है, उनके फायदे को उसमें ध्यान में रखा गया है, हर एक वर्ग को समाहित करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री लगातार पूरे हिंदुस्तान को बता रही हैं, हर तबके को इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से जा रही है कि आखिर उनके लिए इस राहत पैकेज में क्या कुछ है। कोरोना से जंग के बीच पीएम ने एक ऐसे पैकेज का ऐलान किया जिसको समझाने और बताने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। राहत का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और दूसरे दिन वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें पहले समझते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया गया, जिसका लाभ मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। किसानों ने 4,22,000 करोड़ का लोन लिया। किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का निवेश लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ खर्च करेगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना बनाई गई है। संसद में इन परिवार पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने इसके बाद लोन धारकों या लोन लेने वालों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं करते हुए बताया कि सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए या उससे कम के मुद्रा लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट दी है। इसके बाद 2% सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1,500 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन अब समझिए उन 3 लोन के बारे में कि आखिर ये कौन से लोन हैं जो मुद्रा स्कीम में आते हैं। शिशु लोन 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। एक तरफ कोरोना से दुनिया परेशान है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटने का दौर शुरुआत से जारी है। सरकारें उन्हें ले जा रही हैं, तो कई मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए भी घोषणा की है। प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के घर की योजना है। प्रवासी मजदूर जहां काम कर रहे हैं उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की फ्री सप्लाई होगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। करीब 8 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा होगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। घर की ओर वापस जाने वाले प्रवासी मजदूरों को सहायता दी जा रही है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ 33 लाख लोगों को फायदा होगा।
न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपदा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में 3 वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। इन सभी के बाद नंबर आता है राशन कार्ड धारकों का, लेकिन अब ये भी बदल जाएगा। अब देश में बस एक ही कार्ड लागू किया जाएगा, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने बताया कि 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर दिया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। आपको बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशन कार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकता है। देश में 80 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारी हैं। तो सरकार के आर्थिक पैकेज का ऐलान हो चुका है। सरकार अपनी तरफ से सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चल रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि ये महामारी जल्दी जाने वाला नहीं है और इसको रोकने का एक ही इलाज है कि जनता जहां है वहीं रहे, घरों में सुरक्षित रहे। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो आज की अपनी पेशकश में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि लॉकडाउन लगातार आगे बढ़ रहा है। उसकी रूपरेखा, उसका कलर, उसका जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि नया एक तेवर भी होगा, नया एक फ्लेवर भी होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको यह तय करना है कि आप अभी भी इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।